बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन और साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब आज हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो आज एक बड़ी अहम खबर आई वो ये थी कि PTI के वो रहनुमा जिन्हें फ्रेंड्स कहा जाता है, उनकी आज मुलाकात होनी थी बानी PTI से, और वो मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुँचे भी, लेकिन उन्हें कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया गया। वजह ये बताई गई कि जी उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है। उनको कुछ देर वहाँ पर बिठाया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन हुआ ये कि फिर उनकी मुलाकात बानी PTI से नहीं हो सकी। अब बानी PTI की तरफ से एक फ़ाइनल कॉल आनी थी और उसके लिए इंतज़ार किया जा रहा था कि ये जो सियासी कमेटी है ये मिले तो देखा जाए कि फिर बानी PTI क्या कहते हैं। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो हम बात करेंगे। शामी साहब सर हमारे साथ राय अहमद मौजूद हैं, जो कि आज अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, कवर करते रहते हैं राय अहमद भट्टी। भट्टी साहब, ज़रा मैं पहले कि शामी साहब की तरफ जाऊं, ज़रा थोड़ा सा हमें ज़रा बताएं हुआ क्या एग्जैक्टली, कितने बजे ये रहनुमा वहाँ पर पहुँचे? उमर अयूब थे, शिबली फराज थे, दीगर थे, और फिर कितनी देर इनको जो है वो हिरासत में रखा गया और क्या कहकर छोड़ा गया? जी बिल्कुल, आज मुलाकात का दिन था। अदालत की जानब से ये मुलाकात तय थी और इस मुलाकात को कहते हैं फ्रेंड्स मीटिंग, जिसकी फैसल चौधरी एडवोकेट जो हैं, जो बानी PTI की जानब से उन्होंने रिट की हुई थी अदालत में कि गुज़श्ता 6 हफ्तों से हमारी फ्रेंड्स मीटिंग नहीं हो रही। तो बानी PTI ने तौहीन अदालत की एक पटिशन दायर की थी जिस पर अदालत का हुक्मनामा जारी किया गया था कि इनकी मुलाकात कराई जाए। और वैसे अमूमन ये जुमेरात को होती है, लेकिन ये मंगल को अदालत ने फ़िक्स की थी। और इस मुलाकात के लिए ये 6 रहनुमा जो हैं वो तकरीबन 1:30 बजे अडियाला जेल के बाहर पहुँचे और वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। इस दौरान यहाँ जो थाना सदर बैरूनी की पुलिस है और वहाँ जो गार्ड है वो पुलिस एहलकार इनके पास आए और उन्होंने कहा कि यहाँ दफ़ा 144 नाफिज है और आप यहाँ खड़े हैं, बहुत देर से रश बन रहा है, तो आप यहाँ से चले जाएं। जिस पर इनकी उनसे तकरार हो गई। तकरार थोड़ी बड़ी तो वो इनको फिर अंदर चौकी में ले गए। चौकी इंचार्ज के कमरे में बिठाकर उनसे बात की गई कि दफ़ा 144 नाफिज है और आप यहाँ खड़े ना हों, यहाँ रश बनता है, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। इस दौरान पुलिस की जानब से उन्हें चाहे पानी या दीगर ऑफ़र की गई, लेकिन उन्होंने सख्त गुस्से में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और ज़रा ये बताते हैं कि उन रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया कि हमें यहाँ हिरासत में ले लिया गया है। तीनों अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली पंजाब के और सेनेट के। तो उसके बाद SP नबील खोखर वहाँ पहुँच गए, उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए और उनको वार्निंग दी कि आइंदा यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस तमाम सूरत हाल की एक रपट भी थाना सदर बैरूनी में दर्ज कर ली गई है, कानूनी कार्रवाई भी की गई है ताकि किसी भी मामले पे अगर किसी सतह पे हो तो उसको पेश किया जा सके। ये 3:10 पर इनको तहवील में लिया गया था और 4:11 पर इनको वहाँ से छोड़ा गया। और जब इनको छोड़ा गया तो उनकी गाड़ियों को पहले अंदर बुलवाया गया। 2 गाड़ियों में ये आए और अंदर आके उनको फिर गाड़ियों में बिठाया और वहाँ से जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं गए, बल्कि अडियाला रोड आगे एक इलाका है गोरखपुर, उसकी जानब जाकर और फिर वहाँ चक्री इंटरचेंज के रास्ते इनको इस्लामाबाद भिजवाया गया और इनके साथ पुलिस की स्क्वाड मौजूद था। आज की ये जो मुलाकात थी ये बानी PTI के साथ उनकी थी और ये इंतहाई अहम मुलाकात थी क्योंकि बानी PTI के अकाउंट से ये शेयर किया गया था चंद दिन कबल के जो PTI की हतमी कॉल होगी वो इसी हफ्ते दी जाएगी और मैं खुद ये कॉल दूंगा, एहतजाज की कॉल होगी, उसके बाद कोई घरों को वापस नहीं जा सकेगा। और आज इस मुलाकात में उस पर मुशावरत होनी थी और तमाम जुज़ियात का तबादला ख्याल होना था। जी ठीक है, अच्छा साथ ही रहिएगा। शामी साहब, सर बज़ाहिर जो है वो तो यही लग रहा है क्योंकि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी यानी कि जी 5 अफराद एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते ये कह के उनको ले जाया गया, लेकिन हुआ ये कि मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी और अब वो जो कॉल आनी थी वो शायद अब देर का जो है ना वो शिकार हो जाए। देखिए, ये तो एक बड़ी अहमकाना कार्रवाई है। अगर 5 या 6 अफराद किसी मुलाकात के लिए जेल में पहुंचे हैं और उसके वहाँ बाहर खड़े हैं तो उन पे दफ़ा 144 का इत्तलाक कैसे कर सकते हैं आप? यानी वो तो एक ख़ास मकसद के लिए वहाँ आए हैं, उनकी मुलाकात तय है। तो कल तो फिर जो अंदर बैरक में कैदी हैं उन पर भी आप दफ़ा 144 लगा दें क्योंकि आप इकट्ठे बैठे हुए हैं 40 या 50। तो ये
इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं ये हुकूमत का चेहरा जो है उसको गदला करती हैं, और जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों के मुर्तकब होते हैं वो समझते हैं कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं हुक्काम बाला की, और दर हकीकत वो उनकी बड़ी तौहीन कर रहे होते हैं और उनको रुस्वा कर रहे होते हैं। अब ये वज़ीर दाखिला पर लाजिम है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और जो उनके आने का मकसद था वो तो पूरा नहीं हो सका, मुलाकात तो हो नहीं सकी। बिल्कुल। तो मुलाकात अगर हो जाती और हाई कोर्ट के हुक्म से मुलाकात तय हुई है, जी हाँ, तो उसमें अगर वो मुशावरत कर लेते और तारीख़ का ऐलान कर देते तो उसमें खुफिया बात क्या थी भाई। अगर वो तारीख़ का ऐलान करेंगे और लोगों को कहेंगे कि आप घरों से निकल आएँ या कोई ख़ास मुकाम पे पहुंच जाएं या एहतजाज की तैयारी कर लें, तो ये तो एक ऐलान आम था ना, ये कोई खुफिया मामला तो था नहीं। तो हुकूमत को तो यानी जो भी उनकी गुफ्तगू थी, हुकूमत तो उसको उससे आगाह होती, क्योंकि वहाँ तो हरकारे भी बैठे होते हैं और दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है, और फिर उसके बाद वो घर चले गए और उनको एक 50-60 किलोमीटर का चक्कर काट कर तो घर जाने की इजाज़त दी गई। तो मेरा ख्याल है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, और इसी वजह से यानी इंतज़ामिया जो है उसके लिए कोई अच्छा इक़दाम नहीं किया गया, और जिन लोगों ने किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और खान साहब जो हैं अब जो कॉल देंगे, तो कॉल की तो बड़ी धूम मची हुई है। कोई गंडापुर साहब कुछ कह रहे हैं, कोई दूसरे साहब कुछ कह रहे हैं, ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, और अभी तो आज नया कट्टा खोल दिया है हमारे अंसार अब्बासी साहब ने। वो तो कहते हैं कि जो असलम राजा साहब हैं वो कानूनी तौर सेक्रेटरी जनरल ही नहीं है, क्योंकि अभी उमर यूब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। जब उमर यूब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो नया सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने पूछा गौहर साहब से, तो उन्होंने कहा हाँ उनका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो एक अंदरूनी मामला जो है वो उलझा हुआ है। तो बहरहाल अब जो भी करना है, जो एहतजाज करना है, जिस तरीके से खान साहब को रहा कराना है, और जिस तरह गंडापुर साहब के बकौल सर पर कफन बांधना है, या ये घर वालों को बता के चलना है कि भाई हम तो जा रहे हैं, अब यह हमारी मैयत आएगी या हम खान साहब को लेके आएंगे, तो ये सारा जो कुछ भी करना है सर, तो ये खुलेआम ही होगा ना। जो शामी साहब आप कह रहे हैं तो होगा नहीं। गंडापुर साहब जो ये फरमा रहे हैं कि जी हम तो कफन बांध के जो है वो निकलेंगे, उस पर राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने एक रोज़ पहले ये कहा था कि जी जिस किस्म की कॉल जो है वो दी गई है, यानी कि कहा जा रहा है कि कॉल दी जाएगी या दी जा रही है, इसके नतीजे में खुली छूट मिल जाएगी कि जी आप क्रैक डाउन करें। और वो ये तो नहीं कह सकते क्रैक डाउन हुआ, लेकिन बहरहाल एक इंसिडेंट तो हुआ आज उसके बाहर, और उन्होंने ये भी कहा कि फिर ये रोएंगे इसके जी। ओहो, वो रोते रहें, राना साहब हंसते रहें। देखिए भाई जो कॉल देगा वो उसके नताइज भी उसी को भुगतने होंगे। जो पंजाबी मुहावरा ना, जो गाजरें खाएगा उसके पेट में दर्द होगा। तो कोई जो भी अगर वो कॉल देंगे, अगर वो इज्तिमा करेंगे, अगर वो धरना देंगे, तो ये उनका दर्द सर है। और जो अगर वो कोई 9 मई की तरह के वाक़यात होंगे तो उसके जो नताइज होंगे वो भी उनको भुगतने होंगे। तो बहरहाल हमने तो पहले भी अर्ज़ किया है कि इस तरह की कॉल देकर कि आप कोई धरना दें या कोई जलसा कर लें या एक जगह इकट्ठे हो जाएं, बात बनेगी नहीं। और अभी तो ये भी इत्तला आ रही है ना कि एहतजाज के लिए कुछ तारीखें दी जाती रहेंगी, बातचीत होती रहेगी, लेकिन एहतजाज की तारीख जो है वो जनवरी में तय होगी, कोई जनवरी की कोई तारीख होगी। अच्छा। ताकि ट्रंप जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हों, ये भी एक कहा जा रहा है। तो हलफ उठा लें। बहरहाल किसका यकीन कीजिए, किसका यकीन न कीजिए, लाए हैं बज़्म यार से लोग खबर अलग अलग। तो कोई जो अमेरिका में बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो अपनी रागनी राग रहे हैं, अलाप रहे हैं। जो यहाँ बैठे हुए हैं वो बेचारे अपना भुगतान कर रहे हैं। तो जो भी सूरत है, देखिए जो अपसर जिसे कहते हैं ना, जिसे अवाम की बगावत कहते हैं, जिसे वो तो फिर ये है कि पूरे मुल्क में लोग निकल आए। अच्छा, पूरे मुल्क में लोग सड़कें भर दें। थोड़ा सा जरा हमें हद नजर मैं चाहूंगा जरा माजी का कोई हवाला दें कि यानी तहरीकें जो हैं वो फिर कामयाब होती कैसे हैं। यानी
इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल अगर फ़र्ज़ करें आ भी जाती है, नवंबर की आ जाती है, दिसंबर की, वो कामयाब नहीं होती, तो फिर क्या वही जनवरी का इंतज़ार किया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हलफ उठाएं तो फिर कुछ हो? तहरीक को कामयाब बनाने के लिए क्या कर सकती है? बैरिस्टर गौहर साहब ने तो ऐलान किया सवाबी के जलसे में कि हमारी उनसे ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं है, हम तो रहाई के लिए उसकी तरफ नहीं देख रहे। लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि आप तहरीक कैसे चलाएंगे? कोई धरना देंगे, कोई जलसा करेंगे, किसी शहर में इकट्ठे होंगे, या पूरे मुल्क में अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे? तो मुल्क में जितनी तहरीकें चली हैं आज तक, वो तो मुल्क गिर तहरीकें चली हैं ना। अच्छा। अब देखिए फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, तो वो तहरीक जो थी वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हुई जब तक फौज ने बगावत नहीं की। फील्ड मार्शल अयूब खान ने जनरल याहिया को कहा, जो कि उस वक्त कमांडर इन चीफ थे, कि भाई आप चंद शहरों के अंदर मार्शल लॉ लगा दें। उन्होंने कहा नहीं, मार्शल लॉ लगेगा तो पूरा लगेगा। अच्छा। और उन्होंने बस फील्ड मार्शल अयूब खान जो हैं उनको अपना दस्तूर मनसूख करके इख्तदार जो है याहिया खान के सुपुर्द करना पड़ा, और याहिया खान ने इख्तदार पे कब्जा कर लिया। फिर याहिया खान जो हैं वो इख्तदार से कैसे रुखसत हुए? उस वक्त तो मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो तो उसका सरेंडर हो गया और मुल्क हाथ से चला गया। तो फिर वो तो उसके बाद उनके खिलाफ बगावत हुई, फौज में भी बगावत हो गई। उनके जनरल अब्दुल हमीद जो थे, जब वो उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, जब वो पहुँचे GHQ में और कोई कोशिश की अफसरों से खिताब, तो नौजवान उठ खड़े हुए और बगावत कर दी, और उन फौज के अंदर फिर याहिया खान के खिलाफ एक तरह से बगावत हुई और याहिया खान को भागते बन पड़ी, वगरना वो तो मुल्क को नया दस्तूर भी देना चाहते थे। फिर जब भुट्टो साहब हैं उनके खिलाफ तहरीक चली, तो वो तहरीक तो एक अपनी मिसाल आप अनप्रेसिडेंटेड, पूरे मुल्क में पूरी अपोजिशन इकट्ठी हो गई, 9 जमातें, और उन्होंने कहा इंतखाब में धांधली हुई है। आज से कंपैरिजन किया जाए तो आज के दौर में, शामी साहब, आज के दौर में तो जाहिर है कम्युनिकेशन है, यानी सोशल मीडिया है, लोग जो हैं वो आसानी से घर बैठे हुए यानी व्हाट्सएप के जरिए मोबिलाइज हो जाते हैं। तो उस वक्त कैसे आप ये कह रहे हैं कि इतने लोग जो हैं वो एक वक्त में बैक वक्त जो है तमाम यानी कि मुल्क भर में जो है वो मोबिलाइज हुए और निकले बाहर? हर दौर में मोबिलाइजेशन के अपने तरीक़े हैं। देखिए, जब अखबार था तो अखबार के ज़रिए मोबिलाइजेशन होती थी, जब रेडियो आया तो फिर रेडियो की अपनी दुनिया आबाद हो गई। अच्छा। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसको काम में लाया जाने लगा। तो आप जानते हैं अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो ये कहा जाता है ना, रेडियो उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया को नहीं किया जाता। तो वो उस वक्त क्या कंट्रोल था या नहीं था? बात तो ओ भाई, मेरे रेडियो पाकिस्तान जो था वो तो हुकूमत के कब्जे में था। बिल्कुल। उस वक्त BBC सुनते थे लोग। फिर तो BBC में जो कवरेज होती थी तहरीक की, उससे असरात मुरतब होते थे। पूरी कौम जो है 8 बजे रात को अपना कान लगा के BBC से बैठ जाती थी जुड़ के। तो बात यह है कि आप खबर को रोक नहीं सकते हैं। जब उसके बाद अब सोशल मीडिया आ गया तो खैर गैर जिम्मेदारी का भी मामला है, लेकिन सोशल मीडिया अगर नहीं था तो हमने आज़ादी की जंग नहीं लड़ी, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, अंग्रेज़ की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। कैसे ख़त्म हो गई? वो यानी जो तहरीकें हैं, आप तारीख़ पढ़ें, जब जो तहरीकें चली हैं वो सोशल मीडिया की पाबंद नहीं है कि सोशल मीडिया नहीं होगा तो तहरीक कैसे चलेगी। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, जब रेडियो भी नहीं था, अखबारात थे सिर्फ, तो उस वक्त भी तहरीकें चलती थी। जब अखबारात नहीं थे उस वक्त भी लोगों ने जंगें लड़ी हैं और आज़ादी हासिल की है। तो ये तो तारीख़ का सफ़र है। इस वक्त सोशल मीडिया मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया नुकसान भी पहुंचा रहा है और फ़ायदा भी पहुंचा रहा है, झूठ भी फैला रहा है, और ज़ाहिर है कि वो जो सच जो है छुपाया जाता है उसके ज़रिए मंजर आम पर आ जाता है। लेकिन बुनियादी बात यह है, जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली और पूरे मुल्क में एक हुकूमत का कारोबार मुअत्तल हो गया और पूरे मुल्क में हंगामा था और लोग जो थे सिविल नाफरमानी पे उतरे हुए थे, तो उस वक्त भी फिर फ़ौज ने आकर भुट्टो साहब को इक़्तिदार से निकाला है, और कोई अवाम का जत्था जाकर वहाँ उनको इक़्तिदार पे काबिज़ नहीं हो गया। तो
जब अब तो फौज जो है, आप उससे तो तवक्को रखी नहीं जा सकती कि वो कोई दोबारा मार्शल लॉ लगा सकती है या हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मैदान में आ सकती है, क्योंकि इस वक्त तो आप तो फौजी क़यादत के ख़िलाफ़ भी तो जज्बात का इज़हार कर रहे हैं ना, और उनके खिलाफ भी, उनको भी टारगेट कर रहे हैं। तो जब उनको टारगेट कर रहे हैं तो उनसे तवक्को क्या होगी? पिछले वो क्यों आपकी मदद को आएंगे? कुछ खामोशी है जब से बुशरा बीबी रहा हुई है। शामी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ जो है वो यानी खामोशी से पता नहीं काम नहीं चलता। अच्छा, खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए जनाब वो रेड कारपेट बिछा देंगे। तो तहरीक चलाइए, और जिस तरह तहरीक चलती है जमहूरी नज़्म के अंदर रहते हुए अपनी बात कीजिए, लड़ाई अदालतों में लड़िए, अपना एक मुत्तहिदा महाज कायम कीजिए, तमाम सियासी जमातों के साथ मामला कीजिए, इख्तलाफात को रफ़ा कीजिए। मौलाना फजलुर रहमान से जिस तरह मामला किया गया है और महमूद खां अचक जैसे किया गया है, दूसरे सियासतदानों से भी कर लीजिए। एक मुत्तहिदा महाज बनाइए, उसके बाद फिर नए इंतखाबात का इंतज़ार कीजिए। तो ये हर चीज़ का एक तरीका है और एक सलीका है। अगर सलीके और तरीके से नहीं की जाएगी तो फिर नुकसान हो जाएगा। सही। और अभी जो इमरान खान साहब जो हैं, जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, तो बाद में वो कहते थे कि ये गलती हो गई है, ये हुकूमतें ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। और कभी कभी तो ये भी सुनने में आता था कि वो असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, उस पर भी उनको कोई यानी बहुत खुशी नहीं है, तो वो फ़ैसला भी अच्छा नहीं हुआ। अगर वो अंदर रहते असम्बलियों के, अपनी ताकत को महफूज रखते, आज कहीं दूसरी जगह होते, तो उनको बड़ा गौर करके कोई हड़बोंग नहीं मचाना, कोई पेशकदमी करनी है तो उसका मंसूबा बनाना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए अपनी ताकत में इजाफा करना पड़ेगा। सर, एक चीज जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं उसमें आप क्या समझते हैं? पड़ेगी। वो ये कहते हैं कि जी बानी जो है वो हटदर्मी की सियासत खत्म करें, और जब तक सियासी जमातों के साथ वो नहीं बैठेंगे तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा उनके लिए। वो तैयार ही नहीं है। देखिए, राना साहब अपने तजर्बे बयान कर रहे हैं। उन्होंने अपना रास्ता निकाला ना बाजवा साहब से मिलकर, और बाजवा साहब से मिलकर रास्ता निकाला ना, तो खान साहब जो हैं वो तो उनसे दूर हो गए और राना सनाउल्लाह उनके करीब हो गए, और अब वो बैठे हुए हैं माशाल्लाह इक़्तिदार पर। तो फिर जिस तरह हमारे बानी साहब ने, उन्होंने भी तो फिर यानी वो रास्ता अपना अदालत के ज़रिए से और फौजी क़यादत के ज़रिए से निकाला था ना, और नवाज शरीफ साहब को घर भिजवाया था। तो पाकिस्तान की सियासत जो है उसके अपने अंदाज हैं, वहाँ खेल जो है उसके अपने कवायद हैं, और वहाँ ये इस तरह नहीं मामला चलता। आपको पत्ते अपने फेंटने पड़ते हैं और रिश्ते जोड़ने पड़ते हैं, और ताल्लुकात जो हैं उन पे उनको नज़रसानी करनी पड़ती है, और कि दूसरों से जुड़ते हैं तो फिर हरीफ से मामला करते हैं। ये घर बैठकर सिर्फ गंडापुर की तकरीरों से या खान साहब की तारीख़ों से तो मामला नहीं चलेगा आगे। लोग जो हैं, लोग कोई इस तरह लड़ने मरने के मूड में नहीं होते। सियासी अमल जो है वो लोगों को लड़ाने और मरवाने का नाम नहीं है। अभी भी आप देखें पीटीआई के कितने वर्कर्स हैं बेचारे, किन मुकदमों में उलझे हैं, गिरफ्तार हुए हैं, सऊबतें बर्दाश्त की हैं, और तरह तरह के उनको मसाइब झेले हैं, और क्या उनको क्या हासिल हुआ है। तो ये मामला जो है बड़े सोच समझ के करना पड़ता है। अच्छा शामी साहब, जो बार बार एक इशारा मिल रहा है मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से, आपने से पहले भी इसका जिक्र किया कि वो ये कहते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग बाहर निकलें। आप ये कह रहे हैं कि जी तहरीक अगर चलानी है, लेकिन अगर हम जैसे अली मोहम्मद खान साहब हैं, वो कहते हैं कि जी सियासी तहरीक में सिर्फ कोशिश की जा सकती है, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो एतराफ़ भी कर रहे हैं कि जो अब तक जिस तरह से एहतजाज हुआ है या जल से मनसूख हुए, नई तारीखें दी गई, तो कारकुनों का जो गिला है, मायूसी, वो जायज़ है। तो फिर इन कारकुनों को जो कि मायूस भी हैं, गिला भी कर रहे हैं, इनको दोबारा से मोबिलाइज़ करने के लिए आपके ख्याल में यानी कि क्या, किस तरह मतलब यानी कि उनको बाहर निकाला जा सकता है, जो लोग निकलने को तैयार नहीं है या डर भी जाते हैं बाज़ औक़ात? अब ये तो तजर्बा करके देख लें ना वो। अच्छा, वो हैं उनका तो ये मफरूज़ा ये है ना कि लोग तैयार बैठे हैं, बेताब हैं वो सड़कों पे आने को। अब तजर्बा करके देख लें, कॉल दे के देख लें, क्या तेहरान बन जाएगा
क्या ईरान बन जाएगा पाकिस्तान? या तहरीर इमाम स्क्वायर। ख़मीनी का इनकलाब ले आएंगे आप? या तहरीर स्क्वायर, तो वहाँ भी कुछ नहीं निकला था ना नतीजे में, तो सिर्फ बुखार ही निकला था। तो बात ये, पाकिस्तान की तारीख में आज तक जलसे और जुलूसों से और धरनों से हुकूमत ख़त्म की और ना आइंदा ख़त्म होगी। ठीक है, एक ही तरफ यानी मामला फिर जा रहा है कि मामला अपने कहीं से सुधार लें तो शायद जो है वो बेहतर हो जाए। अच्छा शामी साहब, सर एक ऐसा उनका काम है। जी जी जी, वो जो फैसले करेंगे उसका नतीजा होगा, उनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा शामी साहब, एक ऐसा वक्त ज़ाहिर है कि जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि ठीक है जी कि फ़ाइनल कॉल आ सकती है, फिर वही बात कि जी हम दावा बोलने जा रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि नहीं जी हमें तो कोई ख़तरा नहीं है, दूसरी तरफ ज़ाहिर है ये कुछ देर के लिए गिरफ्तारियां भी। सर इस वक्त हुकूमत जो है या रियासत जो है वो लड़ रही है, फ़ाइट कर रही है टेररिज्म के ख़िलाफ़, और उसमें ज़ाहिर बहुत से वाक़यात हुए। आज IG खैबर पख्तूनख्वा साहब जो हैं हयात साहब, अख्तर हयात साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने डिटेल्स बताई हैं। उसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो जो 30 जनवरी को पुलिस लाइंस में पेशावर में ख़ुदकुश धमाका हुआ था, उसमें जो यानी कि मुलजिम और सहूलतकार है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह कि वो पुलिस एहलकार निकला। ये कितना आपको जो है ना वो तशवीशनाक सूरत हाल लगती है शामी साहब? देखिए, ये 2023 की बात है ना जी, जनवरी 2023 में। बात यह है कि पुलिस एहलकार है, पुलिस में भर्ती हुआ है, उसके बाद वो जो दहशतगर्द हैं उनके 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 हत्थे चढ़ गया है। और आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें, 86 साथी उसके लुक़मा अजल बने, शहीद हो गए उस धमाके में। और उस शख्स को, बेहमियत शख्स को 2 लाख रुपए, यानी आप ये हम जो दिन रात बातें करते हैं ना, ये नज़रियाती जंग हो रही है, ये पता नहीं किन मकासद के लिए लोग सर हथेली पर रख के बैठे हैं। 2 लाख रुपए उसने वसूल किए और वहाँ जो उनकी सहूलतकारी की और उनको उनकी रहनुमाई की, और सिविल लाइंस जो है पुलिस लाइंस जो है वहाँ हमला करा दिया और कुश्तों के पुश्ते लग गए। तो आप ये भी देखें, अब बहरहाल जो पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की, उसको शाबाश देनी चाहिए, जान जोखों का काम था, लेकिन उन्होंने सुराग लगाया है और सारे सहूलतकारों तक पहुँचे हैं। अब होना चाहिए कि 2, 3, 4 रोज़ में मुकदमा चले और इसको चौराहे पर फांसी दी जाए इस शख्स को। और यानी ये नहीं है कि महीनों इसका मुकदमा चलाया जाए। और देखें, आप ये भी देखें, ये एक नया पहलू है कि आप पुलिस की अपनी सफ़ों में जायज़ा लेना पड़ेगा आपको कि उन कौन से ऐसे सहूलतकार मौजूद हैं। एक एक कारकुन जो आपका है, एक एक शख्स जो है उसको उस पर नज़र रखनी होगी। और जब आप भर्ती करते हैं तो ऐसे आंखें बंद करके भर्ती नहीं कर लेनी चाहिए, सारे लोगों का ताक़ुब करना चाहिए, उन पर नज़र भी रखनी चाहिए। ये भी एक बड़ा ज़रूरी पैगाम मिला है ना, बहुत ज़रूरी है। पर नज़र रखना, हर एक की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना। अभी तो आप देखिए, मगर हम क्या करते हैं, हम तज्ज़िये बहुत करते हैं, तकरीरें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन हमने देखा बलूचिस्तान में, मैं वो हमारे तारिक परवेज़ साहब हैं, मैं उनका पढ़ रहा था, जो यानी नेक्टा के पहले कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा। और बड़े FI के DG रहे हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के निगरान हुकूमत में। उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा दुक्की जो है जो बलूचिस्तान में, उसमें जो कानों पे हमला हुआ था और कानकुन बड़ी तादाद में शहीद कर दिए गए थे, 25-26 अफराद मेरा ख्याल निशाना बने थे जी। और जो कानों के इंजन हैं उनको आग लगा दी गई थी। 1 घंटे तक जो है दहशतगर्द जो 40-50 के करीब थे FIR के मुताबिक वो वहाँ कार्रवाई करते रहे। ना वहाँ FC पहुँची, ना पुलिस पहुँची, ना लेविस पहुँची, कोई नहीं पहुँचा और वो जनाब कार्रवाई करके चले गए। और ये जो कानें हैं कोयले की, इनके बार बार इन पे हमले होते हैं। फिर चंद रोज़ के बाद 3 ट्रक लूट लिए गए कोयले के, और बार बार हमले होते हैं, उनसे भत्ता वसूल किया जाता है। वो कहते हैं BLA का जो बड़ा सोर्स है वो भत्ता है जो कानों के मालिकान से
जो लीज होल्डर्स हैं उनसे वसूल किया जाता है। उसका अंदाज़ा ये है एक साल में कमोबेश 5 अरब रुपए वो भत्ता वसूल करते हैं। और जब भत्ता नहीं दिया जाता तो कानों पे हमले करते हैं, कानूनों को निशाना बनाते हैं। और वो कोई हुकूमत जो है वो दावे कर रही है, उन्होंने कहा दुक्की जो ज़िला बना है वो 2017 में बना है और 2017 में वज़ीर आला ने मंजूरी दी है कि वहाँ 400 से ऊपर, मैं कहा 450 या इसके लगभग जो है पुलिस की नफरी मुतय्यन की जाए। लेकिन जो महकमा ख़जाना है उसने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। उन्होंने सिर्फ 4 अफराद की मंजूरी दी, एक SP, 2 DSP और एक क्लर्क, और कहा कि आर्जी बुनियादों पर दूसरे इजला से पुलिस बुला लें। और वो आज तक जो पुलिस है वहाँ वो आर्जी बुनियादों पर आई है। 7 साल गुजर गए हैं, वो वजीर आला का हुक्म जो है उस पर अमल नहीं हुआ और दुक्की में पुलिस की नफरी फराम नहीं की गई। ठीक है सर, माजरत सर, मुझे जरा एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। दहशतगर्दी के खिलाफ नबरदाज़मा हुकूमत, तो उसको क्या मुश्किलात हैं? शामी साहब, सर आप ब्रेक से पहले, क्योंकि हमने ब्रेक ले ली थी फ़ौरन, आप दुक्की का जिक्र कर रहे थे, जहां पर आप बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो भत्ता लिया जाता है, यहाँ तक कि 1 साल में 5 अरब रुपए तक भत्ता लिया जाता है, ना मिले तो फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। देखिए, ये जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है मुल्क के अंदर से, हम अफ़गानिस्तान से अपनी जगह, हिंदुस्तान से अपनी जगह जो कुछ हो रहा होगा, मगर हम अपने मुल्क के अंदर तो काबू पाए ना। और ये जो हम सिर्फ दावे करते हैं और बढ़के लगाते हैं। आप मुझे बताएं, अब जनरल नासिर जंजुआ, जनरल आमिर रियाज, ये सदर्न कमांड के कमांडर रहे और इसी तरह और बड़ा अमन और अमान कायम किया बलूचिस्तान में। इसी तरह आप देखिए जो तारिक परवेज़ जैसे अफसर हैं और दूसरे जो पुलिस के, FIA के, FC के जो लोग जो हैं तजर्बा रखते हैं, अब इन सब लोगों को इकट्ठा करना चाहिए ना, कोई इनके तजर्बे से कोई फ़ायदा उठाया जाए। मगर हम अपने अंदर, अगर हमारे अंदर जो है ये भत्ते वसूल कर रहे हैं टेररिस्ट, और तो उनको बाहर से फाइनेंसिंग जो है उसकी ज़रूरत क्या रही, अगर अपने अंदर ही से। और फिर वो बैंक अकाउंट देते हैं और वहाँ पैसे जमा करवाते हैं और खुल्लम खुल्ला दंदनाते फिरते हैं, तो उनको नुकेल कौन डालेगा? ये हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत है, हमारे सरफराज मुफ्ती साहब हैं, ये सारी सूरत हाल पे गौर तो करें। और हमारी जो KPK की हुकूमत है वो तो जनाब यहाँ धरने देने पे और लड़ने बनने पे और कफन बांधने पे है। और भाई वहाँ जो दहशत गर्दी हो रही है, जिस तरह उसमें इजाफा हुआ है, जिस तरह रोज़ बरोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कफन बांधे उनके मुकाबले के लिए जो उनको शहीद कर रहे हैं, दहशत गर्दों के मुकाबले के लिए, और सारे थैली पे रखें दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए। ये उल्टे बांस बरेली को अपने ही मुल्क के अंदर जो है ऊधम मचाने की तैयारी हो रही है और बड़ा अब ललकारा जा रहा है। किसको ललकारा जा रहा है? अपने ही हमवतनों को। तो ये सारे लल्ले तल्ले ख़त्म करें और ये हमारी सियासी जमातें और हमारे जो हुक्मरान हैं सूबों के और जो मरकज़ के, वो देखें अब एक दूसरे के साथ ताउन करें और जो लोग तजर्बाकार लोग हैं उनसे इस्तेफादा करें और अदारे जो हैं उनको मुस्तहकम करें। जिन लोगों ने अमन कायम किया है बलूचिस्तान में, जिन लोगों ने अमन कायम किया है KPK में, उनसे मुशावरत का एहतमाम करें। तो इसलिए एक सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से तो काम दुरुस्त नहीं होगा कि हम तज्जिया कार जो हैं वो वही हर तज्जिए हमारे जो सड़े हुए और बुसे हुए तज्जिए करना शुरू कर दें और हुकूमत जो है बस एक ही बयान जारी रख दें, हम ये निबट लेंगे, हम वो निबट लेंगे, हम दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। भाई आपसे इजाज़त लेके दहशत गर्दी हो रही है। तो हमें बहुत अज़्म करना होगा और आगे बढ़ना होगा और इस अफरीद का सर कुचलना होगा। और इसलिए हम देखें अपने अंदर तो जो काम करें जो करने का है। बिल्कुल।
ठीक है, आप यहाँ पर आपने कहा कि इंटरनल जो है ना वो भी मैटर्स को देखना है, क्योंकि आज जो ये वाक़या वो उसमें ये भी चीज़ सामने आई ना कि अफ़गानिस्तान जाकर जो है वो ये जो शख्स था मोहम्मद वली, ये जमातुल अहरार में इसने शमूलियत इख्तियार की। हम देखते हैं कि रियासत पाकिस्तान वो बार बार कहती रहती है कि जी हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है सिलसिले में हमारी मदद करे, लेकिन तो वहाँ वहाँ से क्या भी जो है करेंगे? वो आपने अपना घर दुरुस्त करें, अपना घर दुरुस्त करना होगा। अच्छा, दूसरों की जो चारपाई है उसके पीछे तो बाद में आप टांग फेरेंगे। अपने घर को तो दुरुस्त करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं शामी साहब। सर, एक और बड़ा अहम मसला है। एक तो ये कि हम देख रहे हैं कि जो COP29 एक कॉन्फ्रेंस हो रही है बाकू में इस वक्त, माहौलियात को और जो माहौलियाती मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, ख़ास तौर पे उन ममालिक को जो कि बराह रास्त निशाना है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर शरीक हैं और वहाँ पर उन्होंने जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है उसकी भी मेज़बानी की है। दूसरी तरफ सर, हम पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पंजाब की जब बात करते हैं तो इक़दामात करने का बहुत कहा गया, दावे भी किए गए। अदालत ने बरहमी का जो है वो इजहार किया कि जी हुकूमत पंजाब इक़दामात नहीं कर रही है। अब आज सर उसका नतीजा ये निकला कि जो तमाम स्कूल्स हैं पंजाब भर के, उन्हें 17 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि स्मॉग बिल्कुल जो है वो काबू में नहीं आ रही है। यानी इस वक्त भी जब हम बैठे हुए सर, लाहौर में पता नहीं 607 से ऊपर है, मुल्तान की बात करें 555 है, यानी पिंडी तक जो है वो मामलात पहुंच गए हैं। तो पंजाब भर में जो है वो अब स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, निजी सरकारी ट्यूशन सेंटर सब कुछ। देखिए, ये स्मोग एक दिन में तो पैदा नहीं हुई, एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। हमारी अदालत भी जो अहकामात दे रही है, ठीक है, देती रहे, लेकिन वो ऐसा मालूम होता है कि जैसे अदालत ये समझ रही है कि हुकूमत जो है वह बस एक कोई वजीफ़ा करेगी और मामला ठीक हो जाएगा। जो यानी मुसलसल हमारी हुकूमतों ने जो इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, जिस तरह ग्रीनरी को ख़त्म किया है, दरख्तों को ख़त्म किया है, जो जंगल उगा दिए हैं, यानी उसके पुख्ता मकानों के और इमारतों के और गाड़ियों के जनाब लश्कर जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं, मोटरसाइकिलें हैं और जो ऐसे धुआं छोड़ने वाली बसें हैं। तो हमने ये सारा कुछ जो किया है उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। और अगर हम इसका हम तो हमारे यहाँ तो अब वो जो प्राइवेट स्कूलों वाले और दूसरी वजह शोर मचा रहे, भाई हमारे बच्चों का, और बच्चों की हिफाजत भी करनी है, सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, भी करनी है। ये कोई मामूली मामला नहीं है। अब ये डॉक्टर जवाद असगर साहब हमारे पास जी सर, बिल्कुल, डॉक्टर असगर साहब पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जवाद असगर साहब जो हैं माहौलियात के बड़े माहिर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब रब्ता मुनक़ते हो गया? नहीं है हमारे साथ शामी साहब, आप कीजिए बात। साहब आपने तो बड़ा डरा दिया है, डॉक्टर साहब आपने तो बड़ा डरा दिया है आर्टिकल्स लिख लिख के। ये बताइए, तो लोगों को तो इदराक ही नहीं हो रहा कि नुकसानात कितने हैं। वो घर पे बैठने को तैयार नहीं है, मास्क पहनने को तैयार नहीं है, वो दुकानें बंद करने को तैयार नहीं है। तो ज़रा तफसील तो बताएं कि ये नुकसानात कितने शदीद हो सकते हैं इंसानी सेहत के लिए। जी बहुत शुक्रिया शामी साहब इनवाइट करने का। इट्स एन ऑनर कि आपके प्रोग्राम में दावत मिले। देखिए, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब स्मॉग आती है तो हमारे गले खराब होते हैं, खांसी होती है और एलर्जी हो जाती है, और ये एक आध महीने की बात है, उसके बाद लाइफ एज यूजुअल चलती है। लेकिन स्मॉग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंतहाई खतरनाक हद तक आपके सेहत के हर सिस्टम को मुतासिर करती है। और इसके लिए मैं थोड़ी सी ये बता दूं कि सांस की बीमारी वालों को, जिनको दायमी सांस की बीमारी होती है, उनमें 50% अमवात का जिम्मेदार आपका ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये स्मॉग वगैरह होता है। उसके साथ वो तो हमें समझ आती है, लंग कैंसर 20% तक लंग कैंसर इसकी वजह से हो सकते हैं, वो भी आपको समझ आती है। लेकिन इसके साथ दिल की बीमारियों से अमवात की शरह में 30% इजाफा और स्ट्रोक की शरह में, स्ट्रोक से अमवात की शरह में 30% इजाफा का जिम्मेदार भी स्मॉग है। यानी डॉक्टर साहब, ये जो कहा जाता है कि 3 से 4 साल जो है वो जिंदगियां कम हो गई हैं यहाँ रहने वालों की, खासतौर पे लाहौर या पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, ये दुरुस्त बात है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं, इंडिया के लोगों को भी जो स्मॉग को भुगत रहे हैं, तो हमारी औसत
उम्र में 4 साल की कमी हो गई है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम औसत उम्रों का मुकाबला करते हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बहुत नीचे है एज कंपेयर टू अमेरिका, जापान या यूरोपियन यूनियन के ममालिक। तो हमारे लोगों की तो उम्रें वैसे ही कम थी, अब उसमें अगर 4 साल की औसत कमी आ गई है तो बहुत बड़ा डेंट है, और ये हो चुका है, ये भी होना नहीं है। और लेकिन इसके साथ जी ये भी फरमा दीजिएगा डॉक्टर साहब कि क्या जानवर जो है वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं? और शामी साहब का सवाल भी ले लीजिए साथ। जी शामी साहब। और भाई बात यह है डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना है कि लाहौर के इर्द गिर्द जो फैक्ट्रियां हैं वो टायर जलाए जा रहे हैं, उनमें जो फर्नेसेस हैं वहाँ टायर जलाए जा रहे हैं, टायरों से निकाला जा रहा है, और वहाँ जो हमारी पोल्यूशन है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उसका भी है। और बाकी तो फसलों की बाकियात तो अपनी जगह है और दूसरे मामलात अपनी जगह हैं। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? देखिए, इसमें जिस तरह आप अभी पहले कह रहे थे कि ये एक आध दिन में नहीं हुआ, तो इसका जो सलूशन है वो लॉन्ग टर्म ही है। और उसके अंदर और जो फौरी तौर पे आप किया जा सकता है वो कि किसी तरीके से हम लाहौर और पंजाब के शहरों में बाहर निकलने वाली ट्रैफिक को कम कर दें। मैं पिछले 2 दिन लाहौर था और मैं लाहौर का रहने वाला हूं, लेकिन ट्रैफिक का जो इज़्दिहाम मैंने देखा है ये आज से 1 साल पहले भी इतना नहीं होता था। तो ओवर द इयर्स हमारी गाड़ियां की तादाद बढ़ गई है, मोटरसाइकिल्स की तादाद बढ़ गई है, उसको काबू करने की कोशिश करने की जरूरी है। हम इनफरादी तौर पे क्या कर सकते हैं? इनफरादी तौर पे हम ये कर सकते हैं कि हम इस आलूदगी में इजाफे का बायस ना बने। वो कैसे ना बने? अगर हमें कहीं काम पे जाना है तो बजाय इसके कि एक आदमी एक गाड़ी में जाए, जो हम अक्सर करते हैं, हम 3-4 दोस्त मिलकर वो काम करने चले जाएं। अगर आप सुबह ऑफिस कार पूल करना, देखिए मैं आज से 20 साल पहले जब अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में था तो वहां कार पूल अगर आप करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से $150-200 मिला करते थे, और अगर आप अपनी कार लाते हैं तो आपको $400-500 देने पड़ते थे। कि ये इनकरेज करें कि लोग पूल करके गाड़ियां। डॉक्टर साहब, जहां जिन ममालिक की आप एग्जांपल दे रहे हैं वहां तो ये भी होता है कि जो हाईवेज हैं या मोटरवेज हैं वहां पर तो जो फास्ट लेन है उसमें भी अगर अकेला शख्स बैठा है तो वो गाड़ी नहीं ले जा सकता, कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ वहाँ पर इंश्योरेंस लाजमी होती है गाड़ियों की। इंश्योरेंस उस वक्त होती है जब गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट या MOT जिसे हम कहते हैं इंग्लैंड में, वो आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, वो नहीं होगा या उसके बगैर आपने चलाया तो भारी जुर्माने होते हैं, लाइसेंस पे ब्लैक पॉइंट्स भी लग जाते हैं, लाइसेंस कैंसिल भी हो जाता है। यहाँ पर लाइसेंस कैसे बनता है ये तो सबको पता है। जी, वो हमारे मसाइल तो हैं, लेकिन 2-3 चीजें जो हम खुद कर सकते हैं। और मैं 2 दिन पहले GT रोड से इस्लामाबाद से लाहौर आया हूं, और आज अभी थोड़ी देर पहले मैं मोटरवे की तरफ से लाहौर से इस्लामाबाद आया हूं। अब जो इतना गवर्नमेंट का शोर गुआ है, इसके बावजूद मोटरवे के इर्द गिर्द आपको फसलों में आग लगी हुई क्लियरली नजर आती है। एक जगह नहीं, 7-8 जगह। जब मैं जा रहा था तो GT रोड पे मुझे जो फुजले को जो आग लगाई जाती है, जो गार्बेज को आग लगाई जाती है, वो एटलीस्ट 4 जगहों पे मैंने खुद देखी। तो ये वो जगह है जहां पे गवर्नमेंट के कारिंदे दिन में 20 बार गुजरते हैं, और अगर उनकी नजरों के सामने ये आज के दिन भी हो रहा है तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि जी पूरे पंजाब में हमने इस पे पाबंदी लगाई हुई है, उस पे अमल हो रहा है। तो नंबर 1 तो इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी आपको अपने ऑर्डर्स की। खाली ऑर्डर इशू करने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, और ठीक है सर, टाइम सर कम है। एक तो ये है कि आपको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, घर से कम निकलना चाहिए, यानी ये भी तो जरूरी एहतियात है ना। और जी जी डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि चाइना ने कोई 7-7, 8-8 मीटर बड़े टावर बनाए हैं, स्मोक टावर्स, जो हवा को साफ करते हैं और उससे ये जो उसकी कार्बन है उसको सक कर लेते हैं। आपके इल्म में आया कोई ऐसी सूरत? जी देखिए, ये उसी के बड़े हैं जो बाज लोग घरों पे खरीद लेते हैं कि ये एयर फिल्टर्स हैं हमारे, एयर जो कर रहे हैं, लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है। वो उन फिल्टरों की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो जो इतने बड़े शहरों और लाइक पंजाब, दोनों इंडिया और पाकिस्तान, पंजाब की पोल्यूशन को हम उन टावरों के थ्रू साफ कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। या नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।